नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूँ साकिब मिश्रा। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 8, कक्षा 6 का अध्याय 8। ठीक है मित्रों, जिसका नाम है शरीर में गति। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि शरीर में गति कहाँ कहाँ हमारे शरीर में गति होती है, कौन सा भाग हमारा कब गति करता है। ठीक है, हम किस प्रकार से अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं। ठीक है, क्या हमारे जब हम विश्राम करते हैं तो क्या उस समय भी हमारे शरीर का कोई हिस्सा काम करता है अथवा नहीं। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कुछ जंतुओं के बारे में भी जानेंगे कि वो किस प्रकार से गति करते हैं। जब वो चलते हैं या एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो वो किस प्रकार से गति करते हैं, उनका कौन सा अंग गति करने में काम आता है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे जो ये वीडियो हैं ये जो कक्षा 6 में है ये उसके लिए तो उपयोगी हैं ही, साथ में अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और उसका बेसिक क्लियर नहीं है, उसको बेस भी नहीं पता कि विज्ञान होता क्या है, तो वो भी इन वीडियो को देख सकता है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आज का अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है शरीर में गति। ठीक है मित्रों, आज के अध्याय का क्या नाम है, शरीर में गति। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ी सा बड़ा हो सकता है तो आप इसे पूरा देखें, क्योंकि ये बड़ा है। इसमें कुल मिला के 14 पेजेस है। कितने पेजेस हैं देखिए मित्रों, 13 पेजेस का ये पेज है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये थोड़ी सा ब्लिंक कर रहा है। ये 13 पेजेस का ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी वीडियो, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, 1.5 घंटे करीब की वीडियो हो सकती है। ठीक है मित्रों, लेकिन इसी वीडियो में आप शरीर के जो हमारा शरीर है उसके बारे में आप बहुत कुछ जान जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए हम आज का पाठ हमारा शुरू करते हैं। बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। ठीक है, तो आप एक बार शांत होकर बैठिए और आप देखिए, आपके अनुभव कीजिए कि आपके शरीर की कौन सी चीज़ आपके शांत बैठने पर भी गति कर रही है। तो आप देखेंगे कि आप शांत बैठे हैं लेकिन आपकी पलकें अभी भी झपक रही हैं। ठीक है मित्रों, लगातार हमारी पलकें झपकती रहती हैं, हम इनका झपकना रोक नहीं सकते। इसी प्रकार से श्वास लेते समय, ठीक है, जब हम श्वास ले रहे हैं तो इसे भी हम स्वयं शांत बैठे हैं, हमारा पूरा शरीर शांत बैठा है लेकिन फिर भी हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ गतियां हैं जो हमारा शरीर स्वतः ही निरंतर करता रहता है। ठीक है, जैसे पलकों का झपकना, ठीक है, श्वास लेना। ठीक, तो ये कुछ गतिविधियां हैं जो कि हमारा शरीर स्वतः ही निरंतर करता रहता है। ठीक, जब आप अपनी नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है, तो बताइए हमारे शरीर का कौन सा भाग गति करेगा। एक तो हमारा हाथ गति करेगा ही करेगा। ठीक है मित्रों, हाथ गति करेगा। ठीक है, जब हम नोटबुक में लिखेंगे तो हाथ गति करेगा, साथ में हमारी आंखें भी गति करेंगी। ठीक है, क्योंकि हम अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं, या तो हम कहीं से देख के लिखेंगे या मन में सोच के लिखेंगे। तो जब हम मन में सोचेंगे तो हमारी आंखें भी साथ में काम करेंगी। अगर हम पूरी प्रक्रिया की बात करें कि हम नोटबुक में लिखते समय हमारे शरीर के कौन कौन से भाग काम करेंगे, तो आँख, हाथ के अलावा हमारा दिमाग भी इसमें काम करता है, क्योंकि दिमाग ही सोचता है कि जो हमारे सामने लिखा है वो क्या लिखा हुआ है, क्या वो इंग्लिश लिखी हुई है या वो हिंदी लिखी हुई है। इसका ज्ञान हमें कौन कराता है, हमारा दिमाग कराता है। ठीक है, मस्तिष्क यह काम करता है कि हम क्या लिख रहे हैं और किस प्रकार से लिख रहे हैं। जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है। तो आप अपने मित्र को मुड़ के देखेंगे तो आप आधा भी मुड़ सकते हैं और पूरा भी मुड़ सकते हैं। जब आप पूरे मुड़ेंगे तो आपका पूरा शरीर ही गति करेगा। मुख्य रूप से हमारे पैर गति करेंगे, और जब अगर हम थोड़ी सा ही मुड़कर देखेंगे अपने दोस्त को तो हमारी सिर्फ गर्दन काम करेगी। ठीक है मित्रों, उपर्युक्त सभी उदाहरणों से आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई ना कोई भाग गति करता है। ठीक है मित्रों, अर्थात ये है कि अगर हम एक जगह बैठकर लिख रहे हैं तो देखिए, हम तो बैठे हैं लेकिन हमारा हाथ गति कर रहा है। ठीक है, हमारा हाथ है जो फिर भी गति कर रहा है। मान लीजिए हम कुर्सी पे बैठे हैं और पीछे से हमारे दोस्त ने हमें आवाज़ मारी, तो हम अपनी गर्दन मोड़ के उसे देखेंगे लेकिन हम कुर्सी से उठे नहीं। ठीक है, एक ही स्थान पर हम बैठे रहे। आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं, कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में
जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं, तो इसी प्रकार से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चल कर जाते हैं। ठीक है, हम तो सामान्यतः हम चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। यदि हमें जल्दी जाना होता है तो हम दौड़कर भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इंसान कूद कर नहीं जाते। ठीक है, तो लेकिन अलग अलग प्रकार के जंतु हैं, वो अलग अलग तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, कोई चल कर जाएगा, कोई दौड़ कर जाएगा और कोई कूद कर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा। ठीक है, आइए अपने मित्रों, अध्यापकों एवं अभिभावकों से चर्चा करके सारणी 8.1 को भरते हुए यह देखते हैं कि क्या देखना है, हमें यह देखना है कि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार गमन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ऊपर सारणी है 8.1। ठीक है मित्रों, ये हमारी सारणी है 8.1, जिसमें हम देखेंगे जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले जंतु का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद गमन में प्रयुक्त होने वाला अंग लिखना है और सबसे लास्ट में लिखना है जंतु कैसे गमन करता है, अर्थात वह चल के जाता है या फिर कूद के जाता है या फिर दौड़ के जाता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए गाय कैसे जाएगी, गाय पैरों से जाएगी और चलती है गाय। ठीक है, मनुष्य कैसे जाएगा, मनुष्य भी पैरों से चल के जाएगा। ठीक है, मनुष्य भी पैरों से क्या चल के जाएगा। सांप क्या होगा, उसका पूरा संपूर्ण शरीर काम में आएगा और वह रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। पक्षी किस प्रकार से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो पक्षी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उसके कौन सा अंग काम आएगा, उसके पंख काम आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से कीट, तो कीट बहुत कई प्रकार के होते हैं। कुछ कीट उड़ने वाले होते हैं, तो अगर कीट उड़ने वाला है तो वह अपने पंखों का उपयोग करके उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। अगर कीट चलने वाला है तो वह अपने पैरों का उपयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, और अगर कीट उचकने वाला है, जैसे टिड्डा हो गया, तो वह कीट उचक कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और उसके पैर उचकने में क्या काम आएंगे, कौन सा शरीर का अंग काम आएगा, पैर काम आएंगे। ठीक है मित्रों, क्षमा कीजिए। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से मछली, तो मछली क्या है, तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी और उसका क्या पूरा शरीर ही लगभग तैरते समय हिलता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप इस सारणी को समझ गए होंगे और आप इसे स्वयं भी भर पाएंगे। आइए आगे पढ़ते हैं। चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं टहलना, चलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतु के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के तरीक़े में इतनी विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? तो ऐसा क्यों है? तो देखिए मित्रों, आप सभी जंतुओं की बनावट में फ़र्क देखेंगे। ठीक है, इसी कारण से उनके एक जगह से दूसरी जगह का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का तरीका अलग होता है। ठीक है, मछली का शरीर अलग प्रकार का है, सांप का शरीर की बनावट अलग प्रकार की है। अगर हम कंगारू की बात करें तो कंगारू के शरीर की बनावट अलग है। इसी प्रकार से सारे जंतुओं की बनावट अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का तरीका भी अलग होता है। लेकिन आप कुछ जंतुओं के शरीर की बनावट में समानता भी पाएंगे, जैसे कि गाय के 4 पैर होते हैं तो कुत्ते के भी 4 पैर होते हैं। इसी प्रकार से शेर के भी 4 पैर होते हैं, तेंदुए के भी 4 पैर होते हैं। तो जिनके 4 पैर होते हैं उनकी चलने की एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका भी एक ही होता है, और जिनके मतलब मुख्य रूप से जिनके पैर होते हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह जाने का तरीका चलकर ही होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि आजकल हम बस ट्रेन से भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं या किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य तौर पे बात करें तो हम चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब आसपास के कुछ काम करने के लिए। और जानवर तो गाड़ी का उपयोग करते नहीं हैं, वो तो चलकर ही लंबी लंबी दूरियां तय करते हैं, जंगल में ख़ास तौर पे। अब देखिए मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। अब हम पहले बात करेंगे मानव शरीर की, फिर इसके बाद में हम बात करेंगे जंतुओं के बारे में। आइए उससे पहले बूझो कुछ कह रहा है, बूझो के बारे में पढ़ लेते हैं। बूझो पौधे की गति को लेकर आश्चर्यचकित है। वह जानता है कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकते, परंतु क्या वे
दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। तो हाँ मित्रों, वे दूसरे प्रकार की गति को प्रदर्शित करते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे हवा में हिलते हैं, तो जब हवा चलती है पेड़ पौधे तभी हिलते हैं। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। ठीक है, क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? तो बताइए मित्रों, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय मज़ा आता है अथवा नहीं आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ पैर किस प्रकार गति करते हैं? तो आप जब शारीरिक व्यायाम कर रहे हों तो ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण कीजिए कि आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार से गति करते हैं। आइए, हमारा शरीर जिन गतियों को करने में योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करते हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको कुछ गतियां करना है। देखिए, जैसे काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने की कल्पना कीजिए। ठीक है मित्रों, तो आपको कल्पना करना है कि आप बॉलर हैं। ठीक है, अब आप बॉलर हैं तो बॉल फेंकेंगे, तो आप बॉल फेंकने की कल्पना कीजिए कि आप बॉल फेंक रहे हैं। ठीक है, आप अपना हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? तो आपका हाथ परीक्षण कीजिए स्वयं का और आप देखिए कि आपका हाथ किस प्रकार घुमा। क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? तो आप जब एक बार घुमा के देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका हाथ, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से बॉल लिए हैं और आप बॉल ऐसे करके ऐसे फेंकेंगे तो आपका हाथ है जो वो पूरा गति करके वापस इस तरीके से आ जाएगा। तो आपका हाथ कैसा घूमा? गोल घूम के उसी स्थान पर आ गया, वृत्ताकार रूप में घूमा और साथ में कंधा भी घूमा। ठीक है, तो कंधे की गति किस प्रकार की हुई? वृत्ताकार रूप में हुई। पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैरों को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। ठीक है, तो पीठ के बल आपको लेट के कूल्हे से अपने पैरों को चारों तरफ घुमाना है। तो इस प्रकार की क्रिया कीजिए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। ठीक है, कोहनी से ऊपर नीचे करना है। तो आप समझ रहे होंगे कैसे करना है, कोहनी से ऊपर नीचे करना है। ठीक है, कोहनी से ऊपर फिर नीचे करना है। ठीक, तो आप समझ रहे होंगे अपने कोहनी से हम अपना हाथ कैसे घुमाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा हाथ है, देखिए मैं आपको खाली जगह पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका ये इस प्रकार से ये हाथ है। ठीक है, ये हाथ है, ये यहाँ पे मान लीजिए ये हथेलियाँ हैं। तो आपको यहाँ कोहनी से एक बार आपको हाथ ऐसे ऊपर करना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर करना है, फिर नीचे करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आपके हाथ को ये करने के लिए कह रहे हैं। अपनी भुजा को फिर इसी प्रकार पैरों को घुटने से मोड़िए। ठीक है, तो पैरों को भी घुटने से मोड़ना है। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। ठीक है, अब आप अपने हाथ को बिल्कुल सीधा करके आप सीध में उसको खींचिए। ठीक है, आप उसे तानने का मतलब आप उसे स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सीधा, आप जैसे आप किसी चीज़ को मान लीजिए पकड़ रहे हो। ठीक है, भुजा को मोड़ते हुए उंगलियों से कंधे को छूइए। ठीक है, भुजा को मोड़ के आपको अपने कंधे को उंगलियों से छूना है। तो ये सब यहाँ पे क्यों कराया जा रहा है? ताकि आप अपने हाथ की और पैरों की गति को समझ सकें कि यह कहाँ से मुड़ता है और कौन सा भाग इसमें काम आ रहा है। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथ को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, आपने उंगलियों से आपके कंधे को छुआ। अब आप उसे ही जैसे आप अपने हाथ से अपनी उंगलियों से हाथ को मोड़ के कंधे को छू सकते हैं। अब आप अपने हाथ को नीचे झुकाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सीधा तानकर नीचे झुकाने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाए? तो आपकी कोहनी विपरीत दिशा में नहीं मुड़ेगी। ठीक है, आप उसकी सही दिशा में मुड़ सकते हैं और अपनी उंगलियों से कंधे को छू सकते हैं, लेकिन आप उसे नीचे की ओर उसकी उल्टी दिशा में नहीं घुमा सकते। अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। ठीक है, तो आइए हम सारणी 8.2 देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। तो देखिए, देख लेते हैं। ये है हमारा 8.2। इसमें हमें सभी की सारी शरीर की गतियों के बारे में हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमें इधर पे क्या क्या लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे ये इस तरफ दिया हुआ है शरीर के भाग, फिर ये गति।
तो जैसे गर्दन हो गई, तो ये गति क्या पूर्णता करती है या फिर अंशतः घूमती है, या फिर हम इसे झुका सकते हैं, या फिर हम इसे उठा सकते हैं, या फिर हमारी गर्दन बिल्कुल भी गति नहीं करती। तो इनमें से हमें इस प्रकार जो भी गर्दन जिस भी प्रकार की गति करती है वहाँ पे हम हाँ लिख देंगे। तो गर्दन किस प्रकार की गति करती है, अंशतः घूमती है या मुड़ती है, इसलिए यहाँ पे हाँ लिखा है। इसी प्रकार से कलाई है, तो कलाई पूर्णतः घूम जाती है। आप कलाई को घुमा के देखिए तो पूर्णतः घूम जाएगी, और कलाई थोड़ी सी नीचे की ओर भी झुक जाती है। इसी प्रकार से अपन गर्दन को नीचे झुकाना चाहें तो गर्दन भी नीचे झुक जाएगी। ठीक है, हम नीचे हमें कुछ चीज़ नीचे देखना पड़ती है तो गर्दन तो हमें झुकानी ही पड़ती है ना, और फिर हम उसे वापस ऊपर उठा लेते हैं ना मित्रों। गर्दन को हम क्या करते हैं, फिर से वापस ऊपर उठा लेते हैं। इसी प्रकार से हम कलाई को पूर्णतः घुमा सकते हैं। उंगलियों को भी हम हमारी हथेली से उंगली जहाँ से जुड़ी होती है उसे भी हम पूर्णतः घुमा सकते हैं। घुटने को हम अंशतः घुमा सकते हैं। ठीक है, एड़ी हमारी बिल्कुल भी नहीं गति करती। ठीक है, इसी प्रकार से पाद उंगलियां मतलब पैरों की उंगलियां भी हम इनको घुमा सकते हैं। ठीक है, पूर्णतः तो नहीं लेकिन अंशतः हम इन्हें भी घुमा सकते हैं। पीठ बिल्कुल भी गति नहीं करती। सिर भी हमारा स्थिर रहता है। गर्दन हमारी घूमती है लेकिन सिर नहीं घूमता। कोहनी भी अंशतः घूमती है। भुजा पूर्ण रूप से घूमती है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारी सारणी थी 8.2, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे ये जो इधर पे शरीर के भाग लिखे थे इतने पूरे, इनके बारे में बताया कि ये किस प्रकार से कैसे गति करेंगी। ठीक है मित्रों, आइए आगे देखते हैं। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, परंतु जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। हम अपने शरीर के कुछ भाग को घुमाने में असमर्थ क्यों होते हैं? तो इन सब के बारे में हम आगे जानते हैं कि हम ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ अंगों को तो पूरा घुमा लेते हैं लेकिन कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा पाते हैं, और जबकि शरीर के कुछ अन्य भाग होते हैं जिन्हें हम घुमा ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप एक है। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में दर्शाई गई स्थिति के अनुसार रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य रहे। ठीक है, जिससे आपकी कोहनी का क्या होना चाहिए, पैमाने के मध्य में होना चाहिए। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए आपको जैसे ये चित्र में दिखाया गया है, इस प्रकार से अपनी कोहनी को अपने मित्र से कह के बंधवाना है, फिर अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप अपनी भुजा को मोड़ पाते हैं? तो आप आपकी भुजा को नहीं मोड़ पाएंगे। ठीक है मित्रों, आप प्रयास कीजिए, आप बिल्कुल भी आपकी भुजा को नहीं मोड़ पाएंगे। ठीक है मित्रों, आइए आगे बात करते हैं। आगे क्या है, क्या आपने ध्यान दिया कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ या घुमा पाते हैं जहाँ पर वह दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत से भाग उसी जब ही हिला पाते हैं। आपने देखा होगा जब दो हिस्से हमारे शरीर में बहुत से भाग हैं जो जुड़े हैं, एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। हम अपने शरीर के हिस्से को उसी स्थान से मोड़ पाते हैं जहाँ पे ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा, गर्दन। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और नाम बताता हूँ। घुटने हो गए, ठीक है, एंकल हो गए, एंकल वाला एरिया। ठीक है मित्रों, कोहनी हो गई, कंधा हो गई, कलाई हो गई। उंगलियों के बीच में उंगलियां भी जुड़ी होती हैं जिन्हें हम उनके जोड़ों से घुमाते हैं। ठीक है, उंगलियों में जोड़ होते हैं। ठीक, एंकल हो गया, घुटना हो गया, कमर हो गई। तो ये कुछ जोड़ हैं जहाँ से हम इन्हें घुमा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं जहाँ से ये जुड़ते हैं तो इन्हीं स्थानों को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं, जहाँ से हमारे शरीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा होता है। तो उसे क्या कहा जाता है,
जहाँ से वह शरीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ा होता है उसे संधि कहा जाता है। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति करना संभव होता? आप एक बार सोच के देखिए, हमारे शरीर में एक भी संधि सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव था? नहीं मित्रों, हमारा शरीर किसी भी प्रकार की गति नहीं कर सकता। वास्तव में इन संधियों को कौन सी वस्तु परस्पर बांधती है? ठीक है, तो आप देखते होंगे कि ये संधियाँ एक दूसरे से परस्पर जुड़ी होती हैं। तो यह कैसे जुड़ी होती हैं, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगली तथा पाद उंगलियों को दबाइए। ठीक है, तो आपको अपने हाथ से इन सारे अंगों को दबाना है। ठीक है, आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी उंगली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? तो आप पाएंगे कि जब इन सभी को छुएंगे तो आपको कुछ कठोर वस्तु समझ में आएगी। ठीक है, क्या अनुभव होगा? आपको एक कठोर वस्तु का अनुभव होगा। तो ये कठोर वस्तु क्या है? ये हमारी अस्थियां हैं। ठीक है, ये कठोर वस्तुएं क्या हैं? हमारी अस्थियां हैं, जिन्हें हम हड्डी कहते हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराएं। ठीक है, तो अपने शरीर के अन्य भागों को भी छू के देखें और देखें कहाँ पे आपको मुलायम लगता है और कहाँ आपको कठोर लगता है। तो जहाँ पे भी आपको कठोर लगे आप समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है? हड्डी है। इतनी सारी हड्डियाँ, जब इतनी सारी अस्थियाँ, जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? ठीक है, तो देखिए हमारी हड्डी तो मुड़ती नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे हड्डी इतनी कठोर है, हड्डी को मोड़ा नहीं जा सकता। वो अगर मुड़ जाती है तो मतलब वो टूट गई है। ठीक है, तब भी हमारा हाथ या कोहनी कैसे मुड़ पाई? ठीक है, हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी हड्डी नहीं होती। ठीक है, तो आप देखेंगे कलाई से लेके ऊपर तक, कंधे तक हमारे हाथ की हड्डी एक सी नहीं होती। यह 3 भागों में विभाजित होती है। ठीक है, पहले कंधे पे जोड़ होता है, फिर कोहनी पे जोड़ होता है, फिर कलाई पे जोड़ होता है और हाथ की उंगलियों में अलग जोड़ होता है। ठीक है, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। ठीक है, तो ये गतिविधियां किस कारण होती हैं? इसके लिए कुछ संधियां जिम्मेदार हैं। ठीक है, अलग अलग संधि अलग अलग प्रकार से काम करती है। कुछ संधियां हमारे शरीर के हिस्से को पूर्ण स्वतंत्र रूप से घूमती हैं और कुछ संधियां एक ही तरफ घूमती हैं और कुछ संधियां बिल्कुल भी नहीं गति करती। ठीक है मित्रों, तो आइए पहली संधि हमारी कंदुक खलिका संधि। तो आप इससे समझ रहे होंगे कंदुक खलिका संधि। कंदुक मतलब क्या होता है? गेंद। तो गेंद के समान यह संधि होती है। तो आपको एक क्रियाकलाप करना है। क्या करना है? कागज़ की एक पट्टी को एक बेलन के रूप में मोड़िए। ठीक है, तो आपको एक पुट्ठा लेना है। कागज़ की पट्टी की जगह आप कड़क पुट्ठा ले लीजिए, उससे आप इस क्रियाकलाप को ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। अब आप एक रबड़ या प्लास्टिक की बॉल भी ले सकते हैं और उसमें छेद कर लीजिए। ठीक है, उसमें मोड़े हुए कागज़ को बेलन में डालिए। ठीक है, अब आप उस प्लास्टिक की बॉल को लीजिए और उसमें छेद कर लीजिए और जो आप अभी पुट्ठे को बेलन के रूप में किया था उसे उस छेद में डाल दीजिए, जैसा कि आकृति 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज़ के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। ठीक है, गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? तो आप पाएंगे हाँ, कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमेगी। देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हो गया कागज़ का बेलन, ये हो गई गेंद और ये हो गई कटोरी। अब आप उसे घुमाएंगे तो यह ऐसी पूरी घूमेगी। ठीक है मित्रों,
आप इसको इधर से ऐसे ले जाएंगे, फिर ऐसे लाएंगे, तो ये ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये यही इसी प्रकार से क्या होती है, हमारे कंधे और कूल्हे की हड्डी कुछ इसी प्रकार की होती है, जिसके कारण हम घुमा सकते हैं, ठीक है। अब अगर यदि आपको इसका एक प्रश्न भी हमारे अभ्यास में दिया हुआ है कि कंदुकखलिका संधि किस प्रकार कार्य करती है, तो आप बता पाएंगे, जो कि मैंने अभी आपको समझाया, आप इससे समझ के इसका उत्तर बता पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बताने का इसका उत्तर बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है और गेंद इसका सिरा है, ठीक है। गेंद इसका क्या है? सिरा है। तो कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि के कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है, ठीक है। क्या करती है? इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करती है। क्या आप इन गतियों में उपयुक्त प्रकार की संधि का कोई अन्य उदाहरण पूछ सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा की गई गतियों का स्मरण कीजिए। तो देखिए, हमने शुरू में भी कुछ भागों को हमने गति करके देखा था, हिला के देखा था। तो आपको फिर से वो गतिविधि का स्मरण करना है कि आपने शरीर के किन किन भागों को गति की थी, ठीक है। अब आपको देखिए कंदुकखलिका संधि के बारे में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? कंदुकखलिका कंदुकखलिका संधि उस प्रकार की संधि है जिसमें हाथ का या कूल्हे का एक हिस्सा कैसा होता है? हाथ का या कूल्हे का एक हिस्सा गेंद के समान गोल होता है, जो कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की हमारी कंदुकखलिका संधि होती है। यह सभी दिशाओं में गति करने में सक्षम होती है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति करने में सक्षम होती है, या इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, ठीक है। तो आप कंदुकखलिका संधि के बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जांग लिख सकते हैं, क्षमा कीजिए, जांग नहीं, उदाहरण में लिख सकते हैं कि हाथ की संधि और कूल्हे की संधि, ठीक है मित्रों। कूल्हे के यहाँ की संधि, ठीक है। एक तो हाथ में होती है कंदुकखलिका संधि, कहाँ होती है आपको लिखना है। कंदुकखलिका संधि कहाँ होती है? एक तो हाथ में होती है और एक कहाँ होती है? एक हमारे कूल्हे के यहाँ पे भी होती है। तो दो जगह हमारी कंदुकखलिका संधि होती है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। धुरार्ग संधि कौन सी संधि है? धुरार्ग संधि क्या होती है? गर्दन तथा सिर को मोड़ने वाली संधि धुरार्ग संधि होती है, ठीक है। गर्दन और सिर को मोड़ने में धुरार्ग संधि काम आती है। तो धुरार्ग संधि के बारे में अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? वह संधि जिसके द्वारा हम सिर्फ अपने शरीर के भाग को आगे पीछे एवं दाएं बाएं घुमा सकते हैं, ठीक है। कहाँ घुमा सकते हैं? धुरार्ग संधि में आगे पीछे और दाएं बाएं ही घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुकखलिका संधि द्वारा हाथ पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घूम सकता है। तो देखिए, ये कंदुकखलिका संधि से किस प्रकार अलग है। देखिए, कंदुकखलिका संधि जहाँ से जुड़ी होती है वह हिस्सा पूर्ण स्वतंत्र रूप से चारों दिशाओं में घूम सकता है, मुड़ सकता है। लेकिन जहाँ पे हमारी इस प्रकार की संधि होती है, जिसे हम कहेंगे क्या? धुरार्ग संधि। जहाँ पर धुरार्ग संधि होती है वहाँ पर हमारा शरीर का वह हिस्सा सिर्फ आगे पीछे एवं दाएं बाएं मुड़ सकता है, ठीक है मित्रों। अब आइए आगे आइए अब हिंज संधि के बारे में बात करते हैं। हिंज संधि क्या होती है, ठीक है। तो घर के आपने देखा होगा आपका घर का दरवाज़ा, ठीक है मित्रों। घर के दरवाजे में आपने देखा होगा
कब्जा, ठीक है। तो जैसा कब्जा होता है कुछ जिस प्रकार से कब्जा काम करता है, दरवाजे का कब्जा जिस प्रकार से काम करता है, उसी प्रकार से हमारी हिंज संधि भी काम करती है, ठीक है। इसे हम एक क्रियाकलाप द्वारा करके देखते हैं। तो आपको इस क्रियाकलाप के लिए करने के लिए क्या करना होगा, एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन बनाना होगा, ठीक है। आप एक गत्ते का बेलन बनाइए, ठीक है, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि आधा बेलन बन जाए, ठीक है। आपको एक गत्ते का पूरा बेलन बनाना है और एक गत्ते का आधा बेलन बनाना है, ठीक है मित्रों। आपको क्या करना है, ये गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको इस प्रकार मोड़िए कि एक आधा बेलन बन जाए, जिस पर दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। तो आप जो आधा बेलन बनाएंगे उसे थोड़ी सा बड़ा बनाइए पहले वाले पूरे बेलन को। अब उस आधे वाले बेलन पर पूर्ण बेलन को रख दीजिए। फिर आप उसे सरलता से घुमा पाएंगे। इस प्रकार से आपको रखना है। पूर्ण बेलन को कब्जे की भांति ये बन जाएगा, ठीक है मित्रों। ये पूर्ण बेलन है जो उसके ऊपर कब्जे की भांति काम करेगा। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। तो जिस पे पेंसिल लगाई है हमने बेलन पे, उसको चलाने के प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार की गति करता है, यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खलिका संधि के गति से किस प्रकार भिन्न है। हमने क्रियाकलाप 1 में कोहनी के बारे में कोहनी में इस प्रकार की गति देखी थी, ठीक है मित्र। तो हमने क्रियाकलाप 1 किया था जिसमें हमने कुछ अपने अंगों को हिला के और घुमा के देखा था, ठीक है मित्रों। हमने हमारे शरीर के कुछ अंगों को हिला के गति करके देखा था। तो हमारी कोहनी की गति कुछ इसी प्रकार की थी, ठीक है। तो देखिए, जब इसमें इसकी गति होगी तो यह किस प्रकार की होगी। देखिए, ये आप कल्पना कीजिए कि आपने इसको बना लिया है और आप इस पेंसिल को घुमा रहे हैं। तो ये पेंसिल, ये देखिए, ये हमारा पूरा बेलन है और ये नीचे पीले कलर का आप देख रहे होंगे, ये आधा बेलन है, ठीक है। तो अब आप इसे गति करते हैं, तो आप इसे गति करेंगे तो ये ऐसा आएगा, फिर ये यहाँ से ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ कैसे, जैसे गाड़ियों का वाइपर होता है, ऐसे ऐसे चलता है। आपने देखा होगा गाड़ी में, कार में हमारे वाइपर लगा होता है, वो कैसे चलता है, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो ये इस तरीके से काम करेगा उस वाइपर के अनुसार, ठीक है। वाइपर के जैसे वो वाइपर काम करता है, उसी प्रकार से ये कब्जा भी काम करेगा। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा हाथ काम करता है कोहनी के यहाँ से, ठीक है मित्रों। अब आइए आगे देखते हैं। और घुटने से भी, घुटना और कोहनी दोनों ही संधियाँ कैसी हैं, हिंज संधियाँ हैं, जो कि सिर्फ कहाँ घूमती हैं, एक वाइपर के समान ऐसे ऐसे घूमती हैं, ठीक है। इन्हें हम विपरीत दिशा में नहीं घुमा सकते, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए ये उसका सेंटर पॉइंट रहता है, वाइपर आपने देखा होगा, वाइपर ऐसा बीच में रहता है, ठीक है। और यहाँ इस प्रकार से हमारी कोहनी समझ लो, ये कोहनी है, ठीक है। ये क्या हो गई, कोहनी हो गई। अब ये कोहनी एक बार यहाँ तक जा सकती है और फिर हम इसको अपने कंधे तक इस प्रकार से यहाँ तक ला सकते हैं। हम इस कोहनी को ऐसे पूरा घुमा के ऐसे नहीं ला सकते। यहाँ से अगर हम इसको ऐसे पूरा घुमाएंगे तो ये कोहनी टूट जाएगी। तो कोहनी की और घुटने की जो जहाँ संधियाँ होती हैं वह हिंज संधि होती हैं। जो कुछ हमने बनाया था वह एक हिंज संधि से भिन्न है, ठीक है मित्रों। अभी जो आपने कब्जा बनाया था वो थोड़ी सा हिंज संधि से कुछ भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज संधि एक ही दिशा में गति होने देता है, ठीक है। हिंज संधि है वो सिर्फ एक ही दिशा में गति होने देता है, यह हमें पूर्ण गति नहीं देता, ठीक है। पूर्ण दिशा में हमें गति नहीं देता, जिस प्रकार से हमें कंदुक खलिका संधि देती है। कोहनी में हिंज संधि होती है, ठीक है। कोहनी में कौन सी संधि होती है, हिंज संधि होती है, जो केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है, ठीक है। जिसकी गति क्या हो सकती है, केवल आगे और पीछे हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं। तो देखिए, एक तो हो गया हमारा कोहनी वाला हिस्सा, ये आगे और पीछे जाएगा, और एक हो गया हमारा घुटने वाला हिस्सा, ये आगे और पीछे जाता है और उसके आगे उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता, ठीक है।
अब आइए अब पढ़ते हैं अचल संधि के बारे में। तो अचल संधि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे होंगे, ऐसी संधि जो कि किसी भी प्रकार की गति ना करती हो, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। हमारे सिर और अस्थियों के बीच कुछ संधियाँ उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये संधियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ठीक है। तो उन अस्थियों के बीच संधि तो होती हैं लेकिन वो हिल नहीं सकती, ठीक है, मतलब वो गति नहीं करती हैं, इसलिए इन संधियों को क्या कह देते हैं, अचल संधि कहते हैं। अब जब आप अपना मुंह खोलते हैं, ठीक है, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो निचला जबड़ा होता है वो सिर से दूर हो जाता है जब हम बोलते हैं, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो वो निचला जबड़ा क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, ठीक है। अब आगे हैं, अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इससे गति दे पाते हैं? तो देखिए, आप अगर अपना ऊपरी जबड़ा हिलाने का कोशिश करेंगे तो यह गति नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए ऊपरी जबड़े एवं कपाल की मध्य कैसी संधि है, अचल संधि है, ठीक है मित्रों। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि काम कर रही है, ठीक है। कोई भी अपना ऊपरी जबड़ा नहीं हिला सकता, सिर्फ नीचे का जबड़ा हिला सकता है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, ठीक है। अभी हमने केवल कुछ ही संधियों की चर्चा की जो क्या करती हैं, जो हमारी अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ कौन प्रदान करता है, ठीक है। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृतियाँ कौन प्रदान करता है। यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे, ठीक है मित्रों। मान लीजिए आपको एक गुड़िया बनाना है, तो गुड़िया बनाते समय सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक ढांचा तैयार करेंगे ताकि आप उसमें और दूसरी चीज़ों को लगा के अपनी गुड़िया को पूर्ण आकृति दे सकें, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी होता है, ठीक है। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती हैं। इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे आपने कंकाल के बारे में जाना कि कंकाल हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो आपको कंकाल के बारे में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, कंकाल एक ढांचा है जो हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारे शरीर की पूर्ण आकृति बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। यह हड्डियों का बहुत सी हड्डियों से मिलके बनता है। हम कैसे जाने कि यह मानव कंकाल की आकृति है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृतियों के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं, ठीक है। देखिए, हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल है। हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं। शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चला जब हम उनका अनुभव करते हैं, ठीक है। तो हमें अस्थियों की संख्या और आकृति की जानकारी का पता कैसे चलता है, जब हम उनका अनुभव करते हैं, ठीक है। अनुभव करना मतलब जब आप उन्हें छू के देखेंगे तो आपको अलग अलग हड्डियों का अपने शरीर में अनुभव होगा। जैसे आप अपने छाती के यहाँ, जो आपकी छाती है या पीठ पे आप छू के देखिए कि आपको यहाँ पे कुछ हड्डियाँ महसूस होंगी पीछे की ओर या आगे की ओर। आप अपना जहाँ पे हमारा हृदय होता है उसके आसपास आप छूइए तो आपको अनुभव होगा कि यहाँ पे कुछ हड्डियाँ हैं, ठीक है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर के सभी ठोस हड्डियों की आकृति का पता चलता है, ठीक है। तो जो हमारा शरीर होता है वहाँ से भी हमें हड्डियों के बारे में पता चलता है एक्सरे के द्वारा, ठीक है मित्रों। आइए आगे पढ़ते हैं। ये हमारा कंकाल, ठीक है। ये क्या है, पूरा कंकाल है। इस प्रकार का कंकाल होता है, ठीक। ये मानव कंकाल है। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार में किसी सदस्य का एक्सरे हुआ है, ठीक है मित्रों। देखिए, तो एक्सरे हुआ है क्या आपके परिवार में? अगर हुआ है तो आप उस एक्सरे को उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि हमारे शरीर की हड्डी कैसी है, ठीक है। तो कई बार एक्सरे होता है, कब होता है, जब हमें
चोट लग जाती है, ठीक, हमारे शरीर में जब चोट लग जाती है तो डॉक्टर हमें, चिकित्सक हमें एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं। तो वो क्यों कहते हैं? ताकि वो उस एक्सरे को देख के क्षतिग्रस्त अस्थि का पता लगा सकें, इसलिए वो एक्सरे को देखते हैं और एक्सरे के चित्र से हमारे शरीर की उस अस्थि का पता लगा लेते हैं जहाँ पे हमें चोट लगी है, ठीक है। इसी एक्सरे चित्र से हम शरीर की अस्थियों की आकृति का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके घर में किसी को निमोनिया हुआ होगा तो उसके छाती का भी एक्सरे होता है, ठीक है मित्रों, जिससे वो वहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे फेफड़ों में पानी जमा हुआ है अथवा नहीं। उसे वो देख के बता देते हैं कि आपके लिए निमोनिया कितना ज़्यादा है, ठीक है। अपने हाथ के अग्र और ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए, ठीक है। तो आप अपने हाथ को देखिए और हाथ के ऊपर का भाग, ठीक है, ऊपर का भाग और उसके आगे का भाग, ठीक है। अग्र मतलब आगे और ऊपर मतलब ऊपर का भाग, ठीक है। तो पहले आप अपने हाथ की अग्रभाग मतलब हथेली, ठीक है मित्रों, अग्रभाग मतलब क्या है? हथेली पे आप लगा के देखिए, दूसरे हाथ से उसे अनुभव कीजिए उसकी अस्थियों को। तो आप अग्रभाग से उन अस्थियों को अच्छे से अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब लेकिन आप जब ऊपरी भाग से, जहाँ ऊपरी भाग है हथेली के पीछे के साइड का, तो आप वहाँ पे कुछ हड्डियों को अनुभव कर सकेंगे। इसी प्रकार से आप अपने पैर के ऊपरी भाग और निचले भाग को भी देख सकते हैं। जब आप निचले भाग को हाथ से अनुभव करेंगे, छू के देखेंगे, तो आपको हड्डी नहीं समझ में आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि निचला भाग जो पैर का होता है वो थोड़ी मोटा होता है, लेकिन ऊपर की खाल थोड़ी बहुत पतली होती है नीचे की खाल की अपेक्षा, ठीक है मित्रों। तो आप जब ऊपर के भाग को देखेंगे तो आपको वहाँ पे अस्थि अनुभव होगी, आप उन्हें गिन भी सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या का पता लगाइए, ठीक है। अब आप पैर की अस्थियों को, हाथ की अस्थियों को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 4 या 5 अस्थियाँ मिलेंगी। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक से अनुभव करिए और एक्सरे चित्र से, ठीक है, और एक्सरे चित्र से तुलना करके प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए, जैसे कि 8.8 में दिखाया गया है, ठीक है। तो देखिए आप अगर देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये है हमारी कोहनी की, ठीक है, ये कहाँ की हड्डी है? ये कोहनी की हड्डी है और ये घुटने की हड्डी है, ठीक है। तो आप इस एक्सरे से इस चीज़ को, अपने अनुभव को मिला सकते हैं कि आपने जब अपने पैरों में अनुभव किया तो आपको किस प्रकार की हड्डी समझ में आई, और जब आपने अपने घुटने को अनुभव किया तो आपको किस प्रकार की हड्डी अनुभव करने पे समझ में आ रही थी, ठीक है मित्रों। आइए अब आगे पढ़ते हैं। अपनी उंगली को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? तो हाँ, हम इसे हर संधि स्थल पे अपनी उंगली को मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यिका में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए, ठीक है। अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके देखिए कि कितनी हड्डियां हैं आपकी मध्यमा में। क्या इसमें अनेक हड्डियां हैं जैसा कि चित्र 8.9 में दिखाया गया है? क्या आपकी कलाई लचीली है? क्या यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है? ठीक है, हमारी कलाई क्या होती है? बहुत ही लचीली होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी होती है। तो इसे क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। ठीक है, तो आपके लिए देखिए पेपर में आ सकता है कि कलाई की हड्डी को क्या कहा जाता है। ठीक है, कलाई की लचीली हड्डी को क्या कहा जाता है? तो आप क्या लिखेंगे? कार्पेल लिखेंगे। उसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? कार्पेल लगाएंगे। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। छोटी छोटी ये कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? तो शायद हमारी कलाई नहीं चलती। देखिए ये 8.9 चित्र है, इसमें आप हाथ की अस्थियों को देख सकते हैं। तो देखिए कितनी अस्थियां हैं, आइए हम गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो कितनी अस्थियां हैं? यहाँ पे 4 हैं। इसी प्रकार से ये इन चारों उंगलियों में 4 अस्थियां हैं। तो कुल मिला के 16 अस्थियां ये हो गई और 3 अस्थियां ये अंगूठे में है। तो 16 और 3 19। ठीक है, तो ये 19 अस्थियां हो गई। अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब है हमारा क्रियाकलाप 4।
गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए। ठीक है, गहरी सांस भरिए और कुछ समय तक इसे रोकिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। ठीक है, तो आप अपनी पीठ और वक्ष स्थल पर देखेंगे कि कुछ अस्थियां दिख रही हैं। ठीक है, तो इन अस्थियों को क्या कहते हैं? पसली कहते हैं। ठीक है, आप इन्हें, अगर कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो आप उसकी अस्थियों को ऊपर से ही गिन सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी सा वो अच्छा व्यक्ति है, बलिष्ठ व्यक्ति है, तो आप उसकी अस्थियों को नहीं गिन पाएंगे। आप उसे अनुभव करके गिन सकते हैं, लेकिन दुबले पतले व्यक्ति की आप अस्थियां ऊपर से ही गिन पाएंगे। ठीक है मित्रों, क्योंकि आपने देखा होगा जो दुबला पतला रहता है उसकी अस्थियां हमें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, तो आप उसे इस प्रकार से अनुभव करके गिन सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, क्या देखते हैं हम? देखिए, ये दी है पसली। आप अपना अनुभव भी कर लीजिए आपकी कितनी पसलियां हैं, और यहाँ पे भी ये दी हुई हैं। ठीक है मित्र, तो इस चित्र के अनुसार हम गिनते हैं कि हमारी वक्ष में, हमारी पसलियों में कितनी हड्डियां होती हैं। तो आइए मैं गिन के बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ये 10, और यहाँ पे भी एक हड्डी है छोटी सी दिख रही है 11, और एक ये 12। ठीक है, ये मित्रों ये 12वीं हड्डी है। तो इस प्रकार से 12 इस तरफ है और 12 इस तरफ है। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं हम। ये क्या हैं? ये हैं पसलियाँ। ठीक है, पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये सभी पसलियाँ क्या है? ये विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे है, जो ये पीछे आप देख रहे होंगे, इसके पीछे तो ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा ये क्या है? ये मेरुदंड का हिस्सा है जो पूरा ऊपर तक गया है। ठीक है, ये अगला हिस्सा है, और इस अगले हिस्से के पीछे ये मेरुदंड है। ठीक है, जिसे हम अभी आगे मेरुदंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये मेरुदंड और पसली की हड्डियां मिलकर एक बक्से जैसा एक आकृति बनाती हैं। इसे क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये शंकुरूपी बक्सा है। शंकुरूपी बक्सा मतलब ये आपको कुछ शंकु जैसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कैसे दिखाई पड़ेगा? शंकु के समान दिखाई पड़ेगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये ऊपर जाके ऐसे छोटा होता जा रहा है, इसलिए इसे क्या कहा गया है? शंकुरूपी बक्सा कहा गया है। आप शंकु के बारे में तो जानते होंगे, कोन। ठीक है, अगर आपने मैथ्स पढ़ी है अच्छे से तो आप ज़रूर जानते होंगे कि कोन क्या होता है। मैं कुछ समय बाद मैथ्स की भी वीडियो लाऊंगा, उसके लिए मैंने एक अलग चैनल बनाया है जिसमें सिर्फ मैथ्स समझाई जाएगी। मैथ्स के अलावा उसमें और किसी भी प्रकार की वीडियो नहीं आएंगी। ठीक है मित्रों, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो है मेरा गणित IQ नाम से वो चैनल है। ठीक है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी उसमें कोई भी वीडियो नहीं डली है, धीरे धीरे मैं उसमें वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा। ठीक है मित्रों, तो आइए अभी हम विज्ञान पढ़ते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। इस शंकुरूपी बक्से को क्या कहते हैं? पसली पिंजर कहते हैं। बक्स के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित होते हैं। ठीक है, तो पसली में कौन कौन से अंग सुरक्षित रहते हैं आप ही बताइए। हमारा जो वक्ष स्थल है, यहाँ इस धर पे कौन कौन से अंग रहते हैं? तो यहाँ पे हृदय होता है, फेफड़े होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंग हैं जो हमारी पसली पिंजर में क्या होते हैं? पसली पिंजर में सुरक्षित होते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पाँव की उंगलियां छूने को कहिए। ठीक है, तो आप उसकी, लेकिन आप क्या कीजिए, उसकी शर्ट है जो शर्ट या टी-शर्ट पहने हो उसको उतारने को कहिए। ठीक है, आप सबसे पहले उससे कहिए कि आप इसे उतार लीजिए, फिर आप इस क्रियाकलाप को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उससे कहिए कि आप पूरे झुकिए अपने हाथों से, और अपने हाथों से अपने पैर की उंगलियों को छूइए और घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। ठीक है, अब आप इसे खड़े, आप अब जब मुड़ जाए पूरा, तो आप क्या कीजिए, अपनी उंगलियों को अपने मित्र के गर्दन पे रख के और सीधे, जो बीच में आपको कुछ उभरी हुई आकृति दिखाई देगी। ठीक है, तो उभरी हुई आकृति दिखाई देगी, आप उस पर अपना हाथ फेरिए। ठीक है, उंगलियों को गर्दन से आरंभ करके उसकी पीठ के नीचे की ओर तक हाथ फेर के देखिए, तो आपको वहाँ पे कुछ हड्डियों जैसा अनुभव होगा, अस्थियों जैसी अनुभव आपको
अस्थियों जैसी आकृति का अनुभव होगा, तो इसे क्या कहते हैं, इसी संरचना को मेरुदंड कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसी संरचना को क्या कहेंगे, मेरुदंड कहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये होता है हमारा मेरुदंड, ये है, आप साइड में देख सकते हैं, ये मेरुदंड का चित्र है। ठीक है मित्रों, ये है हमारा मेरुदंड का चित्र, देखिए ये है मेरुदंड का चित्र पूरा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से होती है हमारी मेरुदंड। तो आप देख रहे होंगे इसमें छल्ले टाइप के कुछ बने हैं। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कशेरुका कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है कि कशेरुका किसे कहा जाता है, ठीक है, या मेरुदंड पे बनी छोटी छोटी अस्थियों को क्या कहते हैं, तो आप उसका ऑप्शन क्या लगाएंगे, कशेरुका कहते हैं। तो और अगर आपसे पूछा जाता है कशेरुकाओं में मेरुदंड में कशेरुकाओं की कितनी संख्या होती है, तो आप क्या जवाब देंगे, 33 संख्या। ठीक है, 33 होती है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, मेरुदंड 33 कशेरुकाओं से बना होता है। पसली पंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है मित्रों, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक पाता, बिल्कुल नहीं। ठीक है मित्रों, अगर वो एक ही हड्डी का बना होता तो वो नहीं झुक पाता। अपने मित्र को खड़े होकर हाथ को किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। ठीक है, आप कहिए कि आप एक बार धक्का लगाइए दीवार को, उससे कहिए कि वह अपने हाथों को दीवार पर धक्का दे। ठीक है, वह अपने हाथों से क्या दे, दीवार पर धक्का दे। इससे क्या होगा, आइए पढ़ते हैं। धक्का लगाने का प्रयास करें, आपको उसके कंधों के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी। ठीक है, आप उसे धक्का देने को कहेंगे तो आपको उसके कंधे के पास 2 उभरी हुई अस्थियां दिखाई देंगी। तो ये अस्थियां क्या होती हैं, ये कंधे की अस्थियां होती हैं। ठीक है, चित्र 8.13 को ध्यानपूर्वक देखिए। यह संरचना श्रोणी अस्थि है। ठीक है, तो यह संरचना कौन सी है, श्रोणी अस्थि है। देखिए नीचे दिया है चित्र 8.13, ये है हमारी श्रोणी अस्थि। ठीक है, ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये हमारी श्रोणी अस्थि है जिसमें हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत सुरक्षित रहती है। यह बक्से के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ठीक है मित्रों, तो यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे हम बैठते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनती है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो ये हमारा कपाल होता है, ये कपाल है, इसके अंदर मस्तिष्क, इसके अंदर क्या मस्तिष्क हमारा सुरक्षित रहता है, जो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में चर्चा की थी। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर में बहुत सी ऐसी अस्थियां होती हैं जो कि अस्थियों जितनी क्या नहीं होती, मजबूत नहीं होती। ठीक है, जिन्हें हम आसानी से मोड़ सकते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे, उपास्थि कहेंगे। अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है? तो हाँ, आप ऐसा अस्थि भाग को अनुभव करेंगे जिसे मोड़ा जा सकता है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। ठीक है, आपको उंगलियों के बीच दबाने पर कर्णपालिक एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस होता है? तो जब आप इसे दबाएंगे तो कर्णपालिक, देखिए मैं चित्र को देख के आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये हमारा कान के ऊपर का हिस्सा है। आप जब इसे दबाएंगे तो यह थोड़ी सी मुड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं मुड़ेगी, आपको यह थोड़ी कठोर लगेगी। और जब आप, ये है हमारा कर्णपालिक, जहाँ पे हम बाली पहनते हैं,
तो आप इसे दबाएंगे तो ये बहुत ही मुलायम लगेगा, आपको इसमें कुछ भी कठोर महसूस नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ठीक है, तो आप अगर उसे देखेंगे, ऊपरी हिस्से को दबाएंगे और निचले हिस्से को दबाएंगे तो निचला हिस्सा तो बिल्कुल भी कठोर नहीं रहेगा। जो कर्णपालिक वाला हिस्सा है वो बिल्कुल भी कठोर नहीं होगा, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा है वो थोड़ी कठोर होता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको उपास्थि कहते हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थि होती है। ठीक है, तो जो हमारी शरीर की संधियाँ होती हैं उनमें भी उपास्थि होती हैं। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो जो मानव कंकाल है वो किस किस से मिलकर बनता है? अनेक प्रकार की अस्थियों, उपास्थियों एवं संधियों से मिलकर बनता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। ठीक है, आप इन अस्थियों, उपास्थियों में से बहुत सी ऐसी हैं जिन्हें हम मोड़ सकते हैं, गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ चित्र बनाइए। ठीक है, आपको क्या करना है? आपकी नोटबुक में एक स्वच्छ कंकाल का चित्र बनाना है। हमने अपने शरीर की उन अस्थियों एवं उनकी संधि के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली है जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करती है। अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य कौन बनाता है? आइए इसका पता लगाएं। ठीक है, तो अस्थियां हमारी गति कर पाती हैं, लेकिन यह उसको इस योग्य कैसे बनाता है कि यह गति कर पाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। ठीक है, एक हाथ में मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से क्या करना है आपको? मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। तो जिस हाथ की आपने मुट्ठी बनाई है उसी हाथ के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बाजू, यहाँ पे बाजू का मतलब वो समीप वाला बाजू नहीं है, ये बाजू का मतलब आप समझ रहे होंगे, हाथ वाला बाजू है ये। ठीक है, तो उसी बाजू, मुट्ठी के अंगूठे से इसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आपको उसी हाथ के कंधे को छूने का प्रयास करना है उसके अंगूठे से। तो क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? तो देखिए, आप अपनी हाथ की ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन देखेंगे। दूसरे हाथ से उसे छूकर देखिए, क्या आपको कोई उभरा हुआ हिस्सा भाग दिखाई देगा? उभरा हुआ भाग दिखाई देता है तो हाँ, आप देखेंगे कि आपका वो हाथ का वो वाला हिस्सा थोड़ी सा उभरा हुआ होगा। भुजा का ऊपरी हिस्सा कैसा होगा? उभरा हुआ होगा। इसे ही क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। तो ये क्यों उभर गया? क्योंकि यह संकुचित होने के कारण उभरी है पेशी। ठीक है, ये पेशी संकुचित हुई, इसी कारण से उभरी। संकुचित होना मतलब जैसे कि अभी मैंने, देखिए ये मैं इसको जूम करके रखा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसे जूम करके रखा हूँ। अब मैं इसे ऐसे कर दूंगा तो ये क्या हो गया? संकुचित हो गया। ठीक है, ये मैंने इसको ऐसे वापस से ये फैला दिया। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? संकुचित हो जाना। ठीक है, इसे मैं ऐसे कम कर दूंगा तो ये संकुचित हो गया। ठीक है, तो यही संकुचित होता है, मतलब लंबाई में कमी कर देना। ठीक है, तो लंबाई में कमी होने के कारण पेशी उभर जाती है। अब आप अपने हाथ को पुनः सामान्य स्थिति में लाइए। पेशी का क्या होता है? तो पेशी सामान्य स्थिति में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो पेशियाँ काम करती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में? तो नहीं, अब यह संकुचित अवस्था में नहीं है, यह सामान्य अवस्था में आ गई है। चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार का संकुचन आपको हाथ और चलते और भागते समय पैरों की पेशियों में भी दिखाई या अनुभव हो सकता है। ठीक है, संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। ठीक है, तो संकुचन की अवस्था में पेशी कैसी हो जाती है? छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है तथा अस्थि को खींचती है। ठीक है, यह छोटी होकर अस्थि को क्या करती है? खींचती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खिंचती है। ठीक है, अस्थि क्या होती है? उसी दिशा में खिंचती है।
युगल की दूसरी पेशी शिथिल हो जाती है। ठीक है, युगल की दूसरी पेशी क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। एक खिंचती है तो दूसरी शिथिल हो जाती है। ठीक है, मतलब लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है। ठीक है, अवस्था में आ जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति कराने के लिए अब शिथिल पेशी को सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है। ठीक है, तो अगर हमें गति करने के लिए अब शिथिल पेशी को सिकुड़ना होगा और जो पहले सिकुड़ी हुई पेशी थी उसे शिथिल अवस्था में आना होगा। ठीक है, मैं आपको इसे ऊपर जो चित्र बना है उससे समझाता हूँ। जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है, पेशी केवल खिंच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। ठीक है, तो पेशी क्या होती है? खिंच सकती है लेकिन धक्का नहीं देती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। ठीक है, एक अस्थि को क्या गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको ये पूरा क्रियाकलाप ऊपर जो चित्र बना हुआ है उससे मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केंचुए अथवा घोंगे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम जंतुओं के बारे में जानेंगे कि जंतु किस प्रकार से अपनी चाल चलते हैं, गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे। लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे? उससे पहले मैं आपको पेशी के बारे में अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारा हाथ गति कर रहा है। तो देखिए ये हाथ हमारा पहले सीधा था, ये हाथ हमारा पहले सीधा था ऐसा। ठीक है, अब हमने इसे घुमा के क्या किया? इसे हम घुमा के इधर ले आए। ठीक है, हमने घुमा के इसको हम इस स्थिति में ले आए, तो अब हमारा हाथ कुछ इस प्रकार का हो गया। ठीक है, तो अब जब ये इस प्रकार से होगा हाथ, अब देखिए पहले बिल्कुल सीधा था, अब कैसा हो गया? इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब ये इस प्रकार से हो गया है, तो अब क्या होगा? यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये इस प्रकार से उभर गया। ठीक है, अब ये उभर गया, जब आप इसे वापस से सामान्य अवस्था में लाएंगे, सामान्य अवस्था में मतलब ये है कि आप इसे वापस से ऐसे सीधा करेंगे, तो ये क्या है? ये जो ऊपर उभरा हुआ हिस्सा है, ये क्या होगा? ये शिथिल हो जाएगा। ठीक है, अभी ये संकुचित हुआ था, अब ये शिथिल हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अपनी संकुचित हो जाएगा। ठीक है, या ये भी अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। तो आप इस प्रकार से समझ पा रहे होंगे। अगर आपने कहीं जिम गए होंगे, अगर आप जिम गए होंगे या अखाड़े गए होंगे, तो आप वहाँ पे इस क्रिया को बहुत ही आसानी से देख और समझ सकते हैं। या आप अपना हाथ स्वयं आगे पीछे इस प्रकार से करके देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे यहाँ से ये अभी इसने इतना बस मुड़ा हुआ है, इस चित्र में हाथ कितना मुड़ा हुआ है? इतना। आप इसे और पास में ला सकते हैं, इसका आप इतना एंगल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपका ये वाला हिस्सा और भी ज़्यादा उभर आया है। ठीक है, तो आप इसे बार बार करके देखिए, तो ये वाला हिस्सा है, ये बार बार उभरेगा और फिर वापस से शिथिल हो जाएगा, फिर संकुचित होगा, फिर शिथिल होगा। आप स्वयं से करके देख सकते हैं और आप इस पेशी के बारे में समझ सकते हैं कि यह पेशी हमारे शरीर में किस प्रकार से गति प्रदान करती है। ठीक है मित्रों, तो आइए देखिए अभी करीब 1 घंटे की ये वीडियो हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरी आज की वीडियो है ये 1-1.5 घंटे से भी ज़्यादा की हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बड़े पार्ट हैं जो उनको 2 भागों में लाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इसे 2 भागों में लाएं। एक भाग में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको जैसी सुविधा हो मैं आपको उस प्रकार से वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, आप लेकिन बताइए ज़रूर कि अगर आपको वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता है तो मैं इसे 2 भागों में भी आपके सामने ला सकता हूँ। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे हम पढ़ते हैं अब जंतुओं की चाल। ठीक है, तो जंतुओं की चाल किस प्रकार से होती है? सबसे पहले हम केंचुए के बारे में पढ़ेंगे कि केंचुए की चाल कैसी होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्रियाकलाप 5 करना होगा। तो आइए करते हैं। बगीचे में चलते हुए एक केंचुए का परीक्षण कीजिए। ठीक है, तो अब आपको एक केंचुए का परीक्षण करना है। इसे पकड़कर एक स्याही पेपर पर रखिए। स्याही सोक फिल्टर। ठीक है, स्याही सोक या फिल्टर पेपर पर इसे
रखना है। इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए, चित्र 4.18। ठीक है। इसके पश्चात केंचुए को एक कांच की पट्टी या टुकड़े पर रखिए अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा अब इसकी गति का आपको प्रेक्षण करना है। क्या यह गति पेपर पर केंचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केंचुआ आसानी से चल पाया? तो आप देखेंगे कि वो कांच पे अच्छे से चल पाएगा। देखिए ये है केंचुए की गति। ठीक है। तो ये देखिए, ये केंचुए की गति बताई गई है। ये पेपर पे था तो पेपर पे वो इस तरह से चल रहा था। यहाँ पर ये कांच पे है तो ये कांच पे इस तरह से चल रहा है। ठीक है मित्रों। तो वो इस तरीके से समतल सतह पे इस तरीके से चलेगा। ये कांच पे चल रहा है तो कांच पे थोड़ी तेज चलेगा और समतल सतह पे और भी ज़्यादा तेज गति करेगा। ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं हम केंचुआ कैसे गति करता है। केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों के समान प्रतीत होता है। ठीक है। तो अगर आपने कहीं पे चूड़ियाँ रखी देखी हों एक लाइन से, इस प्रकार से आपने चूड़ियाँ रखी देखी हों तो आप समझ पाएंगे उन्हीं चूड़ियों के समान केंचुए का शरीर होता है। केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती परंतु उसमें पेशियां होती हैं। ठीक है। जो कि पेशियां मुख्य होती हैं। ठीक है। देखिए आप, केंचुए में अस्थि नहीं है लेकिन पेशी है तो भी वो चल पा रहा है। ठीक है। रेंग के चल रहा है। ठीक है। लेकिन वो चल पा रहा है। ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, पेशियों के बिना गति करना असंभव है। ठीक है। बिना पेशियों के हम अपने शरीर को नहीं हिला सकते। ठीक। चलने के दौरान केंचुए अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़ के रखता है। ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से चलता है। आपने इसकी पेशियों को देखा होगा कि जब ये चलता है तो ये आगे बढ़ने के लिए अपने शरीर को थोड़ी सा घटाता है। ठीक है। घटा के मतलब थोड़ी सिकोड़ता है, फिर आगे का हिस्सा बढ़ाता है। ठीक है। फिर थोड़ी सा अपने शरीर को घटाएगा और फिर पिछले हिस्से को थोड़ी सा भूमि पे दबा लेगा, पकड़ लेगा और फिर अपने अगले हिस्से को छोड़ के आगे बढ़ता है। ठीक है। फिर अपने पूरे शरीर को सिकोड़ेगा, फिर अपने पिछले जो पीछे की ज़मीन, पीछे के हिस्से से ज़मीन को पकड़ेगा और फिर अपने शरीर को बढ़ा लेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने शरीर को सिकोड़ कर और बढ़ाकर आगे बढ़ता है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम। चलने के दौरान केंचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि से जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। ठीक है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र करता है। ठीक है। जो मैं आपको अभी बता रहा था वही यहाँ पर लिखा हुआ है। अग्रभाग को भूमि से पकड़ता है और फिर पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। तो इसी क्रम से वो चलता है। इसके पश्चात शरीर को संकुचित करता है और पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। ठीक है। केंचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। ठीक है। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन पर किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक शुक होते हैं। ये शुक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये शुक मिट्टी में उसी प्रकार पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ठीक है। तो ये शुक हैं, इसके छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं इसके पूरे शरीर पर, तो इन्हें क्या कहते हैं? सुख पेशियाँ। ये सुख होते हैं जो पेशियों से जुड़े होते हैं। तो इन्हीं सुख से वह मिट्टी को पकड़ के चलता है। ठीक है। केंचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केंचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है जिससे पौधों को फायदा होता है। ठीक है मित्रों। आइए अब आगे बात करते हैं घोंघा के बारे में। किसी बगीचे में एक घोंघे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी? तो इसे क्या कहते हैं? कवच कहते हैं। ये घोंघे का कवच होता है। यह घोंघे का बाह्य कंकाल है परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। ठीक है। यह क्या नहीं है? अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल होता है और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता। यह घोंघे के साथ खिंचता है बस। ठीक है मित्रों।
अब आपको क्या करना है, घोंगे को लेना है, घोंगे को एक कांच की पट्टिका पर रखकर इसका प्रेक्षण करना है। क्या प्रेक्षण करना है, आपको देखना है कि यह जब चलना प्रारंभ करता है तो किस प्रकार से चलता है। ठीक है, तो जब यह चलना प्रारंभ करें तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथ से अपने सिर से ऊपर उठाकर कांच के नीचे की ओर से उसे उसके चलने का ढंग, ठीक है मित्रों, देखिए क्षमा कीजिए, देखिए जब वो चले, ठीक है, कांच की पट्टी पे जब वो चले तो उस कांच की पट्टी को आप अपने हाथ से उठाइए और सिर के ऊपर ले जाइए या थोड़ी सा ऊपर उठा के देखिए उस कांच के नीचे, तो आपको देखना है कि वह किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, आपको उसके चलने के ढंग का प्रेक्षण करना है कि वह घोंगा किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है मित्रों, कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मंसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। ठीक है, आप क्या देखेंगे, जब आप उसे ऊपर उठा के देखेंगे तो उसकी जो मंसल संरचना है वह उसके कवच से बाहर आएगी। ठीक है, मोटी संरचना इसका पाद है, तो वही मोटी संरचना जो बाहर निकल के आई वो उसका पाद है, दृढ़ पेशियों का बना होता है। ठीक है, वो पाद है, वो दृढ़ पेशियों का बना होता है। और सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। ठीक है, और आपको क्या करना है, कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाना है, पाद की लहरदार गति दिखाई देगी। तो आप थोड़ी सा झुकाएंगे उस कांच की प्लेट को तो आप क्या देखेंगे, आपको वहाँ लहरदार गति दिखाई देगी। ठीक, लहरदार गति मतलब ऐसी ऐसी कुछ आपको दिखाई देगा। घोंगे की गति केंचुओं की गति से तीव्र है अथवा धीमे, तो आप देखेंगे कि घोंगे की गति, मेरे हिसाब से तो घोंगे की गति थोड़ी धीमी होना चाहिए। ठीक है, तो जब मैं क्रियाकलाप आपको करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बाकायदा टाइमर लगा के कि किसकी गति तेज़ थी और किसकी गति धीमी थी। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे तिलचट्टे की गति को। ठीक है, तिलचट्टा किस प्रकार से कार्य करता है, तो तिलचट्टा अर्थात कॉकरोच। ठीक है, तिलचट्टा अर्थात क्या होता है, कॉकरोच। तो अब हम कॉकरोच का परीक्षण करते हैं इस क्रियाकलाप द्वारा और समझते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है, वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, अर्थात 6 पैर होते हैं इनके, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनाता है। ठीक है, तो यह बाह्य कंकाल है, विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनाता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। क्षमा चाहूँगा, यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों को परस्पर संधियों द्वारा बनाता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा तिलचट्टा। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके पंख भी होते हैं, अगले पैर सक्रिय और पिछले पैर चौड़े होते हैं। ठीक है, एवं बहुत पतले भी होते हैं। तो देखिए आप चित्र में देख पाएंगे तो देखिए ये इसके पिछले पैर बड़े हैं और अगले पैर बहुत छोटे हैं। ठीक है, और इसके और आगे के पैर और छोटे हैं। ठीक है, ये आप इधर ऊपर देख रहे होंगे, ये इसके वक्ष स्थल से ये इसके पंख जुड़े हैं, ये इसकी मूछें हैं। ठीक है, जिसके द्वारा वो अपने आसपास की चीज़ों को अनुभव करता है। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे को उड़ने के समय उसके पैरों को गति देती हैं। ठीक है, तो वक्ष की पेशियां हैं वो तिलचट्टे के उड़ते समय उसके पैरों को गति देती हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। अब है पक्षी। अब पक्षी की गति को समझेंगे कि पक्षी किस प्रकार से गति करता है। पक्षी हवा में उड़ते हैं अथवा पक्षी हवा में उड़ते हैं, भूमि पर चलते हैं। बतख एवं हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। इसलिए पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूल होता है। ठीक है मित्रों, पक्षी क्यों उड़ पाते हैं हवा में, क्योंकि उनका शरीर उड़ने के ही अनुकूल होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है मित्रों, तो पक्षियों की अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षियों के
पंख बनाती हैं। ठीक है, तो देखिए आपने दूसरे कुछ जानवरों को देखा होगा, अधिकतर जानवरों के 4 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। लेकिन पक्षियों के क्या होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो जो 2 पैर हैं वही पश्चपाद, पश्चपाद की अस्थियां क्या है? चलने एवं बैठने के अनुकूल हो गई हैं। और जो अग्रपाद है, अग्रपाद की अस्थियां क्या हैं? वो रूपांतरित होके पक्षी के पंख में बदल गई हैं। ठीक है मित्रों, तो उनके आगे के जो पैर हैं वो बदल के पंख में बदल गए और पीछे के पैर वैसे के वैसे ही हैं जो उन्हें बैठने और चलने में मदद करते हैं। बक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। ठीक है मित्रों, तो ये देखिए यहाँ पे ये एक पक्षी का कंकाल है जिसे आप देख सकते हैं ध्यान से। ये देखिए इसके जो अग्रपाद हैं वो पंख में रूपांतरित हो गए हैं, जबकि पश्चपाद हैं वो इस प्रकार से वैसे के वैसे ही हैं जो कि उसे बैठने में और चलने में मदद करते हैं। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं मछली के बारे में। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इसे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल में आगे की ओर तेजी से चली? तो आप जब उसे नॉर्मली नोक की तरफ से आगे बढ़ाएंगे धक्का देके तो वह आसानी से आगे बढ़ जाएगी। अब इसी को क्या कीजिए, इसी को बाजू में से धक्का दीजिए। क्या? ठीक है, क्या कीजिए? अब देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अब नाव को दोनों सिरों की ओर पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर जल में जाए। ठीक है, अभी हम नुकीले ओर धक्का दे रहे थे तो वो जल में बहुत ही तेज गति से आगे जा रहा था। अब अगर आप चौड़ाई की ओर से चौड़े भाग की ओर से धक्का देंगे तो वह आगे नहीं जाएगी, ठीक प्रकार से आगे बिल्कुल नहीं जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि वह नाव, हमारी कागज़ की नाव पानी में डूब जाए। ठीक है, क्या आपने ध्यान दिया कि नाव की आकृति काफ़ी सीमा तक मछली जैसी है? तो नाव की आकृति भी मछली जैसी है। मछली का सिर एवं पूँछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। ठीक है, तो आपने मछलियों को देखा होगा, उनका जो आकार है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये इस प्रकार का। ठीक है, ये पीछे भी उनके यहाँ पे पंख होते हैं इस प्रकार, और यहाँ पे पंख और यहाँ पे भी पंख होते हैं। ठीक, तो ये देखिए ये नुकीला है यहाँ से और यहाँ से भी नुकीला और पतला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के शरीर की आकृति को क्या कहते हैं? धारा रेखीय कहते हैं। यही मछलियों को आगे बढ़ने एवं चलने में मदद करता है। देखिए यहाँ पे आप मछली का चित्र देख सकते हैं किस प्रकार से वो होती है, आपने देखा ही होगा। और मछलियों को इसी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका होता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूँछ विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, तो आप इसे देखने के लिए चित्र 8.24 को देख सकते हैं, जो कि उसे तीव्रता से उसकी पूँछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली का शरीर आगे की ओर बढ़ता है। अगर आप स्विमिंग पूल में जाते होंगे स्विमिंग सीखने के लिए तो आप इस क्रिया को ज़रूर समझ पाएंगे। अगर नहीं भी जाते हैं तो आप इसे चित्र में देख के समझ सकते हैं। इस प्रकार की क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूँछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है मित्रों, पूँछ के पंख, ठीक है, तो पूँछ के पंख होते हैं वो इसकी सहायता करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कुछ इस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं। पहले आप देख सकते हैं मछली का शरीर, पूँछ इस दिशा में मुड़ रही है तो इसका जो ऊपर का चेहरा है दूसरी विपरीत दिशा में। इसी प्रकार से देखिए अब इसको अगर और आगे बढ़ना है तो अब वो इस तरफ झटका मारेगी तो उसका शरीर इस तरफ जाएगा, मुंह किस तरफ जाएगा? विपरीत दिशा में। तो इस प्रकार से वो चलती है ऐसे एस की शेप में। इधर से झटका मारा तो उसका मुंह इस तरफ जाएगा, अब पूँछ इस तरफ झटका मारेगी तो उसका मुंह इस तरफ जाएगा। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से क्रमिक गति से मछली गति करती है। ठीक है, आइए अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा ये सर्प है। उससे पहले हम मछली के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया
कि गोताखोर अपने पैरों में पंखों की तरह के विशेष अरित्र मतलब फ्लिपर्स पहनते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, मछली के पिछले पंखों के प्रकार के होते हैं, वो उन्हें अपने पैरों में पहन लेते हैं जिससे उन्हें तैरने में आसानी होती है। ठीक है, आइए अब सर्प कैसे चलते हैं। अब हम सर्पों के बारे में जानेंगे कि सर्प कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। ठीक है, तो शरीर में जो इसके शरीर में पेशियां, ढेर सारी पेशियां होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। ठीक है, क्या ना हो, तो पेशियां परस्पर जुड़ी होती हैं भले ही वो दूर क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसली एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है। तो पेशी क्या करती है? मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। सर्प का शरीर अनेक बलयों में मुड़ा होता है। तो सर्प का शरीर क्या है? अनेक बलय में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक बलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक बलय बनाता है और प्रत्येक बलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प गति करता है। ठीक है मित्रों, तो आप बलय समझ पा रहे होंगे। बलय कुछ इस प्रकार के ऐसे बलय होते हैं, गोल गोल उसके पूरे शरीर में होते हैं, गोल गोल ऐसे बलय। ठीक है मित्रों, तो इसलिए वो बहुत ही तेज गति से चलता है, परंतु सीधी एवं सरल रेखा में नहीं चलता, आड़ा तिरछा चलता है, ऐसे एस के शेप में। ठीक है, हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में विभिन्न जंतुओं की गतियों के संबंध में अनेक प्रश्न हैं। ठीक है, तो बूझों एवं पहेली के पास ऐसे जंतुओं की गति के संबंध में ऐसे ढेर सारे प्रश्न हैं जिनके वे उत्तर जानना चाहते हैं। इसी प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभरते होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी नोटबुक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने क्षमा कीजिए, जरा बैक हो गया था। ठीक है मित्रों, ये थोड़ी सा बैक हो गया था इसलिए दूसरी विंडो खुल गई थी। तो देखिए, प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे। ठीक है, गेट ऑफ एनिमल्स में स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? तो उनमें से कुछ प्रश्नों को यहाँ दिया गया है जिन्हें हम पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर सोचते हैं। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? तो सोचिए जरा, विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? तो विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग आप बता सकते हैं और सोच सकते हैं क्यों होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि जो जंतु है उनसे अलग अलग कार्य कर सके। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है क्या? अगर और कुछ हो सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक भाग का अलग काम है। ठीक है, जैसे हमारा हाथ है तो हाथ का क्या काम है? चीज़ों को उठाना, इधर और उधर रखना। पैर है तो पैर का क्या काम है? चल के इधर से उधर जाना। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हर एक अंग का अलग अलग काम है। यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायता करता है? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंग में क्या समानताएं एवं भिन्नताएं हैं? तो आप देखेंगे विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं हैं। तो देखिए, सभी जंतुओं के पैर होते हैं। ठीक है, जो भी धरती पे जो भी जंतु रहता है, मतलब स्थल पे, ठीक है, एक जल में भी जंतु रहते हैं और स्थल पे भी जंतु रहते हैं। तो जितने भी जंतु जो स्थल पे रहते हैं उनके 4 पैर या 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो सभी में एक समानता आपको ये देखने की मिलेगी कि जितने भी 4 पैर के जंतु हैं सब में 4 पैर पाए जाते हैं। और वो समानता क्या है? 4 पैर हैं तो वो 4 अपने पैरों से चलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ समानता है। और भिन्नता क्या हो सकती है? आप बताइए, भिन्नता क्या हो सकती है? कुछ जानवर हैं जो वो पैर से तेज गति से चल सकते हैं और लेकिन कुछ जंतु हैं वो पैर से
थोड़ी धीमी गति से चल पाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से सभी की आँखें होती हैं, लेकिन कुछ की आँखें तेज होती हैं और कुछ की आँखें तेज नहीं होती। तेज होने का मतलब यह है कुछ बहुत तेज़ी से तुरंत देख लेते हैं अपने शिकार को, या उन्हें जो भी चीज़ देखना होती है, या शिकारी को, लेकिन कुछ जंतु नहीं देख पाते। जैसे जंगली सुअर है, तो जंगली सुअर की आँखें जो होती हैं वो अच्छे से नहीं देख सकता, ठीक है, उसे धुंधला धुंधला सा दिखता है। लेकिन आप चील की आँखें देखेंगे तो चील की आँखें इतनी तेज होती हैं कि ऊंचाई पे उड़ते हुए भी वो अपने शिकार को देख लेता है। विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर अथवा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं? तो आप सोचिए जरा कि गाय एवं भैंस के 4 पैर हैं जबकि हमारे 2 पैर हैं, ठीक है। मनुष्य के क्या है? 2 पैर हैं। बहुत से जंतु संपादी होते हैं, क्यों? ठीक है, अधिकतर जंतुओं के संपाद होंगे, ठीक है। संपाद से अर्थ है कि उसके 2 या 4 पैर होते हैं, ठीक है। आपने किसी जानवर का 1 पैर देखा है? बताइए किस जानवर का 1 पैर देखा है, या किसी जानवर के 3 पैर देखे हैं? तो नहीं, होते ही नहीं हैं, ठीक है। तो आप कैसे देख लेंगे? तो क्यों, ऐसा क्यों है? हमारे पैरों में मुड़ने का ढंग हमारे पैरों के मुड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना से अलग क्यों है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पाद की बात हो रही थी कि जंतु संपादी क्यों होते हैं। अब अगर आप सोचिए, अगर किसी जंतु का, मान लीजिए किसी इंसान का 1 पैर नहीं है, तो क्या वो ठीक से खड़ा हो सकता है? क्या वो ठीक से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। अगर किसी जानवर के 3 पैर हैं, तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए क्या वो सही से चल सकता है? तो अगर कोई जंतु विषमपादी होगा तो वो अच्छे से नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसलिए समपादी होना ही चाहिए, ठीक है। अगर संपाद नहीं है तो वो जंतु अच्छे से चल फिर नहीं सकता। इनमें से इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया है। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, ठीक है मित्रों। तो हमने अभी मैंने आपको बहुत से जो यहाँ पे प्रश्न किए गए हैं, उन प्रश्नों में से मैंने आपको बहुत से प्रश्नों के उत्तर दिए। आप कुछ और जो प्रश्न बचे हैं उनके प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं से सोच सकते हैं और आप अपने विद्यालय में या अपने मित्रों से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है बेहतर जीवन के लिए योग, ठीक है। तो बेहतर जीवन के लिए योग बहुत ही आवश्यक है। योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, ठीक है मित्रों। तो योग हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? एक बीमारी है जिससे ये बचाती हैं, ठीक है। तो आगे मैं इसको आपको फिर से पढ़ता हूँ। यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, जिससे आप सीधा बैठते हैं, झुककर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी होती हैं जिनमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं। यह जोड़ों के दर्द को कम करती हैं और अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है, ठीक है। जो अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है। इससे शरीर की सभी पेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में ही किया जाना चाहिए, ठीक है मित्रों। तो जो भी योग आप करते हैं किसी प्रशिक्षित व्यक्ति की देख रेख में कीजिए, स्वयं से करना शुरू मत कर दीजिए। अब आइए यहाँ पे हम अध्याय में आए कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे, जिनकी परिभाषा आप समझ के लिख सकते हैं। मैंने इन सभी चीज़ों को समझाया है। जैसे मैंने मेरुदंड के बारे में भी बताया है। इन सभी यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हैं, इन सभी के बारे में आपको बताया गया है। आप इन्हें स्वयं से लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, देखिए सब कुछ अगर आपको पका पकाया मिल जाएगा तो आपकी जो बुद्धि है वो कैसी हो जाएगी? मूड हो जाएगी, ठीक है। मूड बुद्धि हो जाएगी, आपको आदत लग जाएगी पका पकाया खाने की, ठीक है। सब चीज़ हमें मिल जाए।
तो अगर आपकी ऐसी धारणा है, तो अगर आपको सब चीज़ मिल जाए तो ऐसे में क्या होता है, आप हमेशा किसी दूसरे के ही ऊपर निर्भर रहेंगे, क्योंकि आपको पका पकाया चाहिए खाने के लिए। ठीक है, तो आप जो मैंने अभी आपको बताया है आप स्वयं से उसे कीजिए। ठीक है, जैसे कि ये मेरुदंड, तो मेरुदंड मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, आप उसे स्वयं से एक बार फिर से देखिए वीडियो को, मेरुदंड जहाँ पे मैं समझा रहा था, और वहाँ से आप मेरुदंड के बारे में लिख सकते हैं, या आपने ध्यान से पूरी वीडियो को सुना होगा तो ज़रूर आप मेरुदंड के बारे में बता पाएंगे। इसी प्रकार से कंदुक, खलिका संधि, सूक, उपास्थि, गुहिका, अचल संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, श्रोणी अस्थि, धुरार्ग संधि, पेसली पिंजर, कंधे की संधि, तो इन सब के बारे में आप जरूर बता पाएंगे। जंतुओं की चाल, ठीक है, हिंज संधि, कंकाल, धारा रेखी, तो इन सभी शब्दों को आप स्वयं से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं सारांश। तो सारांश में क्या बताया गया है, आइए हम पढ़ते हैं सारांश को। तो अस्थियां एवं उपास्थियां मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसली, वक्ष, अस्थि, कंधे एवं श्रोणी मेखाला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। ठीक है, क्या बनता है, हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है मानव कंकाल। ठीक है, तो मानव कंकाल में ये सारी चीज़ें होती हैं, खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वक्ष की अस्थि, कंधे, श्रोणी मेखाला, हाथ, पाँव, ये सारी अस्थियों से मिलके हमारा मानव कंकाल बनता है। पेशी के जोड़ों के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। ठीक है, तो एकांतर क्रम में मतलब एक के बाद एक अस्थि फैलती है, फिर सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ती है, उसी की वजह से हम चल पाते हैं, हाथ उठा पाते हैं, नीचे रख पाते हैं। अस्थियों की संधियां अनेक प्रकार की होती हैं, यह संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है कि उसको हम किस प्रकार में रखेंगे। पक्षियों की दृढ़ पेशी तथा हल्की अस्थियां मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं, ये पंखों को फड़फड़ाकर उड़ते हैं। ठीक है, मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में बलय बनाकर जल में तैरती हैं। ठीक है, तो बलय मतलब आप समझ रहे होंगे, बलय मतलब ऐसे कुछ इस प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो ये बलय बना के तैरती हैं। एक बार यहाँ झटका देंगी तो पीछे की पूँछ इस तरफ जाएगी। ठीक है, अब पीछे की पूँछ अगर इस तरफ आएगी तो आगे का शरीर इस तरफ जाएगा। तो इस प्रकार से बलय ये होते हैं, ये ऐसे बलय। ठीक है, ये बलय कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, सर्प अपने शरीर को दोनों ओर एकांतर क्रम में बलय बनाते हुए भूमि पर बलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां एवं उसमें जुड़ी पेशियां शरीर को आगे की ओर धक्का देती हैं। ठीक है मित्रों, तो बलय मतलब आप समझ रहे होंगे, इस प्रकार से मैंने अभी आपको बताया, ये एस की आकृति बनाता है। क्या बनाता है, एस जैसी आकृति। ये देख रहे होंगे, ये एस जैसी आकृति, तो ये बलय जिसमें ऐसे गोल गोल बने, उसे हम बलय कहेंगे। तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं, जो बाह्य कंकाल बनाता है। वक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैर एवं 2 जोड़ी पंख से जुड़ी होती हैं, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करता है। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है। शरीर की अधः सतह पर सूक्ष्म केंचुए को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है मित्रों, केंचुए की गति शरीर पेशी की बारी बारी विस्तरण से एवं संकुचन से होते हैं। ठीक है, और जो शरीर केंचुए का शरीर होता है वो सुख के कारण, ठीक है, छोटे छोटे बाल होते हैं केंचुए के शरीर पे, तो इन्हीं सुख के कारण केंचुए भूमि को पकड़ के रखता है। घोंगा पेशीय पादों की सहायता से चलता है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा सारांश। अब आइए आगे पढ़ते हम रिक्त स्थानों के बारे में। ठीक है, तो ये रिक्त स्थान है जिन्हें हमें भरना है। अगर आपने पाठ को ध्यान से सुना होगा तो आप इन्हें ज़रूर आसानी से भर पाएंगे। अस्थियों की संधियां शरीर को खाली स्थान में सहायता करती है, तो अस्थियों को संधियां शरीर को गति में सहायता करती हैं। ठीक है मित्रों, गति शरीर की क्या संधियों
अस्थियों की संधियाँ, ठीक है, जो अस्थियों की जो संधियाँ होती हैं वो शरीर को गति करने में सहायता करती हैं। अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ संयुक्त रूप से शरीर का खाली स्थान बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं बताइए मित्रों? तो अस्थियाँ एवं उपास्थियाँ मिलकर शरीर का ढांचा बनाते हैं। कोहनी की अस्थि खाली स्थान संधि द्वारा जुड़ी होती है, तो हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती है। गति करते समय खाली स्थान के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं, तो पेशियों के संकुचन से अस्थियाँ खिंचती हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे ये सारे खाली स्थानों को। आइए अब देखते हैं हम सत्य असत्य। सभी जंतु, पहला वाला है का सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है, तो ये असत्य है, ऐसा नहीं होता, सबकी गति एक समान नहीं होती। उपास्थि अस्थि से कठोर होती है, तो नहीं, ये भी गलत है, उपास्थि अस्थि से कठोर नहीं होती है। आगे देखते हैं आगे क्या है। उंगली की अस्थियों में संधियाँ नहीं होती, तो ये भी गलत है, उंगली की अस्थियों में संधियाँ होती हैं। अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं, तो क्या अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं? तो इसके लिए हमें अग्रभुजा को देखना पड़ेगा कि अग्रभुजा में कितनी अस्थियाँ होती हैं। तो हाँ, अग्रभुजा में 2 अस्थियाँ होती हैं। ठीक है, अगर आपने अग्रभुजा को ध्यान से देखा होगा तो आपको उसमें 2 अस्थियाँ दिखेंगी। तिलचट्टी में बाह्य कंकाल पाया जाता है, तो हाँ, तिलचट्टी में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है मित्रों, आइए अब हम मिलाते हैं हमारी सही जोड़ी, जिसे कॉलम 1 से कॉलम 2 में जोड़ना है। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। ठीक है मित्रों, ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। और मछली का शरीर कैसा होता है? धारा रेखीय होता है मछली का शरीर। पसलियाँ क्या होती हैं? पसलियाँ हमारे हृदय की सुरक्षा करती हैं। पसलियाँ क्या करती हैं? हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगा बहुत ही धीमी गति से चलता है। तिलचट्टा क्या है? आइए, कौन सा? तिलचट्टा बाह्य कंकाल होता है। ठीक है, और तिलचट्टे के शरीर पे पंख भी होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये थी हमारी सही जोड़ियां। अब आइए प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। तो देखिए, ये है कंदुक खलिका संधि, जिसे मैंने आपको शुरू में ही इसको समझाया था। आप उसे वहाँ पे वीडियो में वहाँ पे जाके कंदुक खलिका संधि के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, क्या कर सकते हैं? कंदुक खलिका संधि के बारे में आप वीडियो को रिवर्स करके वापस से देखिए और समझिए, आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है मित्रों, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो हमारा जो निचला जबड़ा होता है वह अस्थि कपाल की गति करती है। हाथ की कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ती? हाथ की कोहनी पीछे की ओर हिंज संधि के कारण नहीं मुड़ सकती। ठीक है, हिंज संधि कोहनी को सिर्फ एक ही दिशा आगे और पीछे मोड़ सकती है, उसे दूसरी ओर नहीं मोड़ सकती। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे कुछ सोचने की बात है, तो आइए ये सोचने की बात क्या है, इसे हम सोचते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हमने उन गतियों की चर्चा की जिनको करने के लिए हमारा शरीर सक्षम है। उन सभी गतियों के लिए शरीर को स्वस्थ अस्थियों, पेशियों, संधियों एवं उपास्थियों की आवश्यकता होती है। हम में से कुछ लोग ऐसे विकार से पीड़ित होते हैं जिसके कारण इन गतियों को करना इतना सरल नहीं होता। अपनी कक्षा में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन कीजिए और ऐसे उपायों का खोजने का प्रयास कीजिए जिनके द्वारा किसी एक प्रकार की गति बाधित होने पर भी व्यक्ति अपनी दिनचर्या सुचारू रूप से चला सके। उदाहरण के लिए क्रियाकलाप 1 का स्मरण कीजिए, जिसमें क्या किया था? आपने अपने हाथ पर एक पैमाना बांधकर अपनी कोहनी की गति को बाधित कर दिया था। अब सोचिए किसी सामान्य शरीर में इस प्रकार से हो जाए तो क्या करेंगे? शरीर की सामान्य गतियों को कृत्रिम रूप से बाधित करने के कुछ और तरीके सोचिए और ऐसे उपाय खोजिए जिनके द्वारा प्रतिदिन के क्रियाकलाप संपादित किए जा सकें। ठीक है मित्रों, तो जैसा कि आपने क्रियाकलाप 1 में किया था वैसा कीजिए और उसका उपाय भी खोजिए कि अगर किसी के शरीर में सचमुच में अगर ऐसी कोई विकृति आ जाए तो वह इस प्रकार की विकृति से किस प्रकार से निपटेगा। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूँ ये आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़
शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी नए व्यूअर हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप पूरा वीडियो देखिए, तभी आप इसे समझ पाएंगे। आप इसे यह सोचकर मत मतलब वापस आप लोग थोड़ी सा ही वीडियो देखते हैं, पूरा वीडियो आप लोग नहीं देखते। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको टॉपिक समझने में आसानी होगी। ठीक है मित्रों, और आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। तो ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, बाय बाय, जय भारत।